हाँ, एक बड़ी अजीब बात है। मतलब अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो अगर किसी स्कूल में पानी की मोटर खराब हो जाए ना, तो लोग अक्सर कहते हैं कि मैनेजमेंट खराब है। हाँ बिल्कुल। और अगर अचानक से स्कूल की फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वही लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें लूट रहा है। मतलब हम आम बातचीत में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे ये बिल्कुल एक ही चीज हो। ऐसा लगता है जैसे किसी भी संस्था को चलाने के लिए बस कोई एक बॉस चाहिए, है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर हम दस्तावेजों और सिद्धांतों की दुनिया में थोड़ा गहराई से झांकें तो पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और कभी-कभी तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम आमने सामने खड़े होते हैं। सही कहा आपने। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को खंगालने वाले हैं। हाँ, और हमारा मकसद है यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर के यूनिट 9 के जो पिछले 5 सालों के ट्रेंड्स हैं उनका विश्लेषण करना। हम उन चीजों को डिकोड करेंगे जिन पर दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय और संगठन टिके हुए हैं। और ये सिर्फ परीक्षा पास करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब ये थियरीज किसी बंद कमरे में बैठे हुए प्रोफेसर्स की कोरी कल्पना नहीं है। ये वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनी है। कोई भी बड़ा संगठन ना हवा में नहीं चलता, वो एक पूरे सिस्टम की तरह काम करता है। यानी एक व्यवस्थित प्रणाली। बिल्कुल, जिसमें कुछ इनपुट्स होते हैं जैसे कि आपके छात्र, संसाधन, नीतियां, फिर एक प्रोसेस होता है जैसे टीचिंग या ट्रेनिंग, उसके बाद एक आउटपुट निकलता है और सबसे आखिर में फीडबैक लिया जाता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो चलिए फिर इस प्रशासन और प्रबंधन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंतर की थोड़ी तह तक जाते हैं। अगर मैं एक विशाल इमारत बनाने की कल्पना करूं तो प्रशासन जो है वो एक तरह से मुख्य आर्किटेक्ट है। हाँ, जो नक्शा बनाता है। एकदम सही, जो ये तय करता है कि इमारत कितनी ऊंची होगी, उसका बजट क्या होगा और सबसे जरूरी बात उसका उद्देश्य क्या होगा, वो नियम बनाता है। और दूसरी तरफ जो प्रबंधन या मैनेजमेंट है वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है जो उस नक्शे को हाथ में लेकर जमीन पर उतरता है। मतलब असल में ईंटें रखवाता है। हाँ, वो संसाधनों का इंतजाम करता है और ये पक्का करता है कि वो जो कागजी नक्शा था वो असलियत में तब्दील हो जाए। प्रशासन का पूरा ध्यान नीतियां बनाने पर होता है। वो ये तय करता है कि क्या करना है और क्यों करना है। और प्रबंधन का ध्यान इस पर होता है कि कैसे करना है। बिल्कुल, प्रबंधन पूरी तरह से एग्जीक्यूशन यानी क्रियान्वयन की दुनिया है। और अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखें तो ये बात बहुत साफ उभरना आती है कि टॉप लेवल की जो नीतियां हैं वो प्रशासन का हिस्सा हैं और उन्हें जमीन पर उतारना प्रबंधन का काम है। अच्छा, अब जब जमीन पर उतरकर काम करने की बात आती है ना, तो मुझे याद आता है कि 1937 में लूथर गुलिक ने एक ऐसा शब्द गढ़ा था जो आज भी हर मैनेजमेंट क्लास में गूंजता है, पॉज्ड कॉर्ब। अरे हाँ, पॉज्ड कॉर्ब। कहने को तो ये सिर्फ कुछ अंग्रेजी अक्षरों का एक समूह लगता है, लेकिन इसमें एक पूरी संस्था को चलाने का ना एक पूरा क्रम छिपा है। ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। मतलब इसका हर अक्षर एक खास काम को दर्शाता है और वो भी एक बहुत ही तय क्रम में। जैसे सबसे पहले पी आता है यानी प्लानिंग या योजना बनाना, क्योंकि बिना योजना के तो आप कुछ शुरू ही नहीं कर सकते। सही बात है। फिर ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, उसके बाद एस से स्टाफिंग, फिर डी से डायरेक्टिंग, सी और ओ को मिलाकर कोऑर्डिनेटिंग बनता है। समन्वय बिठाना। हाँ, और आखिर में आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। लेकिन अगर हम इसे व्यवहारिक रूप से देखें, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इसके मुख्य कार्यों का क्रम पूछा जाता है। बिल्कुल, वही मैं कहने वाला था। जो चक्र सबसे ज्यादा काम आता है और पूछा जाता है वो है योजना बनाना, फिर संगठित करना, उसके बाद स्टाफिंग, फिर निर्देशन और आखिर में नियंत्रण करना। नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। लेकिन एक मिनट, योजना बनाने से पहले भी तो कुछ होना चाहिए ना? मतलब आप हवा में तो प्लानिंग नहीं कर सकते। आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है कि यहीं पर तो स्वॉट एनालिसिस की भूमिका आती है। SWOT। किसी भी संस्था को पहले अपनी स्ट्रेंथ, कमजोरियां, अवसर और खतरे पहचानने होते हैं। आपने बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया है। और मजे की बात बताऊं, यहीं पर कई लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये स्वॉट विश्लेषण करते हैं, एक बढ़िया सी चमचमाती रिपोर्ट बनाते हैं और उसे फाइल में बंद करके अलमारी में रख देते हैं। अरे तो फिर फायदा क्या हुआ? वही तो, स्वॉट का असली मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है। जैसे ही आपको अपनी संस्था की कमजोरियां या अवसर पता चलते हैं ना, उसका तुरंत अगला और सबसे अनिवार्य कदम होता है कार्य योजना विकसित करना।
मतलब डेवलपिंग वर्क प्लान्स। हाँ, अगर आपकी स्ट्रेंथ आपके बेहतरीन शिक्षक हैं लेकिन कमजोरी पुरानी तकनीक है, तो स्वॉट के तुरंत बाद आपकी योजना उस तकनीक को अपग्रेड करने की होनी चाहिए। समझ गई। ये सब कागज पर तो बहुत तार्किक और बढ़िया लगता है। ढांचा बन गया, योजना बन गई, कार्य योजना भी तैयार हो गई। लेकिन जमीन पर उतारने में दिक्कत आती है। हाँ, मुझे यहाँ एक सैद्धांतिक उलझन होती है। जो फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन है, जिसे हम टेलरिज्म कहते हैं, वो हर चीज को एक मशीन की तरह नापने तौलने की बात करता है। टाइम मोशन स्टडी। ये देखा जाता है कि एक काम को करने में कर्मचारी कितने सेकंड ले रहा है, उसकी शारीरिक गतिविधियां क्या है। ये सब किसी कारखाने या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए तो ठीक लगता है। लेकिन शिक्षा में? वही ना, शिक्षा जैसे क्षेत्र में जहाँ शिक्षक और छात्र दोनों इंसान हैं, भावनाएं हैं, क्या हम एक स्कूल को किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह चला सकते हैं? ये बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, टेलर का जो नजरिया था वो पूरी तरह से कार्य कुशलता और मानकीकरण पर टिका था। वो मानते थे कि किसी भी काम को करने का बस एक सबसे अच्छा तरीका होता है। और मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही भी कुछ कुछ ऐसी ही बात करती है, जहां सख्त पदानुक्रम है, नियम है और अव्यक्तिकता है। अव्यक्तिकता मतलब नियमों में आपकी व्यक्तिगत भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल कोई जगह नहीं। लेकिन जैसा आपने पूछा कि क्या ये इंसानों पर पूरी तरह लागू हो सकता है, तो इसका जवाब खोजने के लिए ही एल्टन मेयो ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था। हॉथॉर्न स्टडीज? हाँ, हॉथॉर्न स्टडीज। इसके बारे में मैंने पढ़ा है। वो कारखाने में लाइट को कम या ज्यादा करके देख रहे थे कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है ना? एकदम सही। शुरुआत में उन्हें लगा कि अगर रोशनी अच्छी होगी तो लोग ज्यादा और बेहतर काम करेंगे, जो कि लॉजिकल लगता है ना? लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने देखा कि रोशनी कम करने पर भी उत्पादकता बढ़ रही थी। अरे, ऐसा क्यों? मेयो ने जब गहराई में जाकर देखा तो पता चला कि उत्पादकता रोशनी या किसी भौतिक सुविधा की वजह से नहीं बढ़ रही थी। वो इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि उन कर्मचारियों पर ध्यान दिया जा रहा था। अच्छा, मतलब उन्हें लग रहा था कि कोई हमारी परवाह कर रहा है। बिल्कुल, वे एक टीम की तरह महसूस कर रहे थे। और यहीं से मानव संबंध दृष्टिकोण यानी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का जन्म हुआ। क्या बात है। मेयो ने यह साबित कर दिया कि इंसान मशीन के पुर्जे नहीं हैं। उनके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक, उनके बीच के आपसी संबंध, ये सब काम के माहौल को तय करते हैं। तो मतलब नियम और नौकरशाही अपनी जगह है, लेकिन अगर टीम के बीच संबंध अच्छे हों तो बिना किसी सख्त नियम के भी काम अपने आप बेहतर होने लगता है। 100% की बात। तो ये तो इंसान और मशीन के बीच का एक संतुलन हो गया। आपको काम करने के लिए प्रक्रियाएं भी चाहिए और मानवीय भावनाएं भी। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए नोट्स में 2 भारी भरकम शब्दों का जिक्र है, PERT और CPM। PERT और CPM। हाँ, CPM को नियतात्मक कहा गया है और PERT को संभाव्य। मतलब ये सुनने में इतने जटिल लगते हैं, इनका असल में क्या मतलब है? चलिए, इसे हम एक बहुत ही आसान और व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल को अपनी वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करनी है। ठीक है। अब ये एक ऐसा काम है जो वे हर साल करते हैं। उन्हें पक्का पता है कि पेपर सेट करने में कितने दिन लगेंगे, छपाई में कितना समय लगेगा और कॉपियां चेक करने में कितना समय जाएगा। मतलब यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है, सब कुछ फिक्स्ड है। बिल्कुल। तो ऐसे कामों के लिए वे CPM का उपयोग करेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड। अच्छा, तो इसीलिए इसे नियतात्मक या डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये एकल समय अनुमान पर चलता है। ये उस सबसे लंबे रास्ते पर नजर रखता है जो पूरे प्रोजेक्ट का समय तय करता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर वही स्कूल अचानक से तय करे कि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता करवानी है, जो उन्होंने आज तक कभी नहीं की। हाँ, तब CPM काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि विदेशी टीमों का वीजा कितनी जल्दी आएगा या स्पॉन्सर कब पैसे देंगे। यहाँ बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं ना। हाँ बिल्कुल, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ऐसे में PERT का इस्तेमाल होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जो कि संभाव्य या प्रोबेबिलिस्टिक है। इसमें किसी भी काम के लिए 3 तरह के समय का अनुमान लगाया जाता है। पहला आशावादी, यानी अगर सब कुछ एकदम सही रहा तो कितना समय लगेगा। दूसरा निराशावादी, अगर सब कुछ गलत हो गया तो कितना समय लगेगा। और तीसरा सबसे संभावित समय। क्या बात है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। एक और तकनीकी बात जो अक्सर उलझाती है वो ये कि PERT चार्ट में ये तीर और नोट्स क्या होते हैं? देखिए, इसे ऐसे समझें कि जो तीर यानी एरो है वो असल में वो गतिविधि है या काम है जो अभी चल रहा है।
और जो नोड है वो बिंदु है जो बताता है कि एक घटना या माइलस्टोन पूरा हो गया। ये तो बहुत स्पष्ट है। तीर मतलब काम चल रहा है और नोड मतलब काम खत्म। बिल्कुल सही। अब देखिए, चाहे आप सीपीएम लगा लें या पर्ट, मानवीय संबंधों को समझ लें या पॉस्कॉर्प का पालन कर लें, इन सबको एक सही दिशा देने के लिए एक इंसान की जरूरत होती होती है। मतलब एक लीडर की। हाँ, एक लीडर की लीडरशिप के इन मॉडल्स को पढ़ते हुए मुझे सबसे ज्यादा उलझन ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के बीच के अंतर में होती है। अच्छा। हाँ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल तो समझ आता है कि वो एक विजन देता है, लोगों को बड़े बदलाव के लिए प्रेरित करता है, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, ये तो पूरी तरह से वो गाजर और छड़ी वाली बात हो गई ना। रिवॉर्ड और पनिशमेंट। बिल्कुल, अच्छा काम किया तो इनाम मिलेगा, गलती की तो सजा मिलेगी। क्या शिक्षा या किसी अच्छे संगठन में लोगों को रिश्वत और डर के सहारे चलाना सही तरीका है? मैं समझ सकता हूँ, ये सुनने में थोड़ा कठोर जरूर लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह तरीका काम करता है। अच्छा। हाँ, परीक्षाओं और मैनेजमेंट की केस स्टडीज में आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को रोजमर्रा के कामों के लिए सबसे व्यवहारिक माना गया है। मे बी हर दिन तो आप दुनिया नहीं बदल सकते ना। कई बार आपको बस ये सुनिश्चित करना होता है कि लोग समय पर ऑफिस आएं और अपना काम सही से करें। वहां पर ये लेन देन या ट्रांजैक्शन काम आता है। हाँ, ये बात तो है। डेली रूटीन में तो यही चलेगा। लेकिन अगर आप एक आदर्श स्थिति की तलाश में हैं, जहां काम भी हो और लोग भी खुश रहें, तो हमें ब्लेक और माउंटेन का मैनेजरियल ग्रिड देखना चाहिए। वो ग्रिड जो एक लीडर को दो पैमानों पर तौलता है। एक तरफ की वो लोगों की कितनी परवाह करता है और दूसरी तरफ की वो काम या उत्पादन की कितनी परवाह करता है। बिल्कुल। और इस ग्रिड में सबसे बेहतरीन स्थिति को 9,9 स्कोर दिया गया है। टीम मैनेजमेंट। हाँ, टीम मैनेजमेंट। इसमें लीडर काम के लक्ष्यों को लेकर भी पूरी तरह फोकस होता है और अपनी टीम की भलाई के लिए भी। लेकिन क्या लीडरशिप का कोई एक ऐसा तरीका है जो हर जगह हर किसी पर काम आए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है हर्सी और ब्लैंचर्ड के सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल की। अच्छा। ये मॉडल बताता है कि लीडर का व्यवहार ना उसके अनुयायियों यानी फॉलोअर्स की परिपक्वता के हिसाब से बदलना चाहिए। इस मॉडल को मैंने हमेशा एक बच्चे और माता पिता के रिश्ते से जोड़कर देखा है। वो कैसे? मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे सब कुछ एकदम साफ साफ बताना पड़ता है कि क्या करना है और कैसे करना है। हाँ। हर्शी और ब्लैंचर्ड इसे टेलिंग कहते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसे सिर्फ निर्देश नहीं देते बल्कि समझाते हैं कि ये क्यों जरूरी है। इसे मॉडल में सेलिंग कहा गया है। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। और किशोरावस्था में आते आते आप फैसले थोपते नहीं हैं बल्कि उसके साथ बैठकर चर्चा करते हैं। ये पार्टिसिपेटिंग हो गया। हाँ। और अंत में जब वो पूरी तरह से एक जिम्मेदार वयस्क बन जाता है तो आप उसे काम पूरी तरह से सौंप देते हैं, यानी डेलीगेटिंग। तो क्या एक मैनेजर और कर्मचारी का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही होता है? पूरी तरह से ऐसा ही होता है। अगर एक नया नवेला शिक्षक स्कूल में आता है तो प्रिंसिपल को उसे हर छोटी बात बतानी पड़ेगी, यानी टेलिंग। लेकिन अगर कोई 10 साल का अनुभवी शिक्षक है तो प्रिंसिपल उसे सीधे कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है, यानी डेलीगेट कर सकता है। लीडरशिप हमेशा परिस्थितियों के अधीन होती है। समझ गए। और इसी सोच को फिडलर का कंटिंजेंसी मॉडल भी आगे बढ़ाता है, जहां उन्होंने एक LPC स्कोर का इस्तेमाल किया, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। हाँ, ये मापने के लिए कि एक लीडर उन लोगों के साथ कैसे पेश आता है जिन्हें वो सबसे कम पसंद करता है। इसके अलावा एक और थ्योरी है, लीडर मेंबर एक्सचेंज या LMX थ्योरी। ये क्या है? ये एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत बयान करती है। देखिए, कोई भी लीडर हर किसी के साथ एकदम समान व्यवहार नहीं करता। हाँ, ये तो ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल। वो अनजाने में ही सही अपना एक इन ग्रुप बना लेते हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। हाँ, और बाकी सारे लोग आउट ग्रुप में रह जाते हैं जिनके साथ उसका रिश्ता सिर्फ औपचारिक या फॉर्मल होता है। ये तो बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब बात करते हैं इन सब चीजों के अंतिम लक्ष्य की। अच्छा प्रशासन, कुशल प्रबंधन, बेहतरीन लीडरशिप, ये सब आखिर किस लिए? जाहिर है, बेहतरीन परिणाम के लिए, यानी गुणवत्ता, क्वालिटी। लेकिन शिक्षा या मैनेजमेंट में गुणवत्ता कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे आप रातों रात पालें। इसका एक पूरा विकास क्रम रहा है। बिल्कुल रहा है। अगर मैं इसे एक केक बेक करने के उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, तो जो सबसे पुरानी सोच थी वो थी क्वालिटी इंस्पेक्शन। मतलब केक ओवन से बाहर आ गया, अब उसे चक्कर देखो कि वो जल तो नहीं गया, अगर जल गया तो फेंक दो, जो कि बहुत ही नुकसानदेह और महंगा तरीका है। हाँ। और इसीलिए प्रबंधन की दुनिया क्वालिटी कंट्रोल की तरफ बढ़ी,
जहां सिर्फ एकदम अंत में देखने के बजाय वॉल्टर शेवरहर्ट जैसे विशेषज्ञों ने कंट्रोल चार्ट्स दिए। मतलब बेकिंग के दौरान ही सांख्यिकीय रूप से ओवन का तापमान चेक करते रहना। बिल्कुल। फिर इसके बाद हम एक और कदम आगे बढ़े, क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ। अच्छा, इसमें क्या अलग था? इसका फोकस सिर्फ अंतिम उत्पाद पर नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया पर था। ये सुनिश्चित करना कि आपकी रेसिपी और उपकरण इतने सही हों कि गलती हो ही नहीं। और मुझे लगता है कि यहीं से हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM में प्रवेश करते हैं। सही पकड़े हैं। जहां सिर्फ बेकर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो जो आटा लेकर आ रहा है, वहां से लेकर जो केक सर्व कर रहा है, हर एक इंसान गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है। एडवर्ड डेमिंग ने इस पर बहुत जोर दिया था। हाँ, डेमिंग का 14 पॉइंट्स का सिद्धांत और वो PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट, वो इसी सोच पर आधारित है। लेकिन आज के समय में तो एक नया बज़वर्ड है ना, 6 सिग्मा। हाँ, और ये इस विकास क्रम की सबसे आधुनिक और सटीक कड़ी है। देखिए, TQM मानवीय भागीदारी पर बहुत जोर देता है, लेकिन 6 सिग्मा पूरी तरह से डेटा और गणित पर आधारित है। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, 10 लाख मौकों में से सिर्फ 3.4 गलतियों की गुंजाइश छोड़ना। बाप रे, सिर्फ 3.4। हाँ, और इसके लिए जिस टूल का इस्तेमाल होता है वो है DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। पहले समस्या को परिभाषित करें, फिर उसे मापें, कारणों का विश्लेषण करें, सुधारें और फिर उस सुधार को कंट्रोल करें। तो अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये क्रम बहुत अहम है। इंस्पेक्शन, फिर कंट्रोल, फिर अश्योरेंस, TQM और अंत में 6 सिग्मा। बिल्कुल। अच्छा, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता देखने के लिए NAAC जैसी संस्थाएं भी तो हैं जो ग्रेड्स देती हैं। हाँ, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। उनके 7 मानदंड हैं और उनकी कोर वैल्यूज ये तय करती है कि क्या संस्था राष्ट्रीय विकास में योगदान दे रही है, क्या वो छात्रों में ग्लोबल स्किल्स विकसित कर रही है। लेकिन क्या? इस पूरी क्वालिटी की कीमत भी तो होती है ना, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। स्रोतों में 3 तरह की लागतें बताई गई हैं। पहली है मूल्यांकन लागत या अप्रेजल कॉस्ट, जैसे हर साल ऑडिट करवाना। दूसरी है रोकथाम लागत या प्रिवेंशन कॉस्ट, जैसे शिक्षकों को नई ट्रेनिंग देना ताकि गलतियां हो ही नहीं। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक है, विफलता लागत, फेलियर कॉस्ट। हाँ, जब कोई बड़ा विवाद हो जाए और संस्था की सालों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है और इस लागत और फायदे का आकलन करने के लिए 2 अर्थशास्त्रीय मॉडल बहुत चर्चा में रहते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी CBA और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस यानी CEA। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, CBA में आप जो पैसा लगाते हैं और जो फायदा मिलता है, दोनों को रुपयों में तौलते हैं। जैसे एक मशीन खरीदी 1 लाख की और उसने 2 लाख का मुनाफा दिया, बात खत्म। हाँ, लेकिन शिक्षा में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वही तो बात है। मतलब अगर एक स्कूल ने लाइब्रेरी बनाने में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो क्या आप ये नाप सकते हैं कि उस लाइब्रेरी में बैठकर एक बच्चे ने जो ज्ञान हासिल किया उसकी कीमत कितने रुपए है? बिल्कुल नहीं नाप सकते। एक अच्छे नागरिक की रुपए में क्या कीमत हो सकती है? यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में CBA हमेशा काम नहीं आता। ऐसे मामलों में कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस यानी CEA ज्यादा तर्कसंगत है। मतलब प्रभावशीलता। हाँ, इसमें हम फायदे को रुपयों में नहीं बल्कि प्रभाव में नापते हैं। उदाहरण के लिए, हमने 1 लाख रुपए खर्च करके कितने छात्रों के परीक्षा परिणाम में 10% का सुधार किया। अच्छा, तो यहाँ लागत पैसे में है लेकिन परिणाम प्रतिशत में है। जी, ये गैर मौद्रिक लाभों को मापने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। समझ गई। और यहीं से हमारी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी स्कूल ने सब कुछ परफेक्ट कर लिया, बेहतरीन लीडरशिप आ गई, 6 सिग्मा लागू हो गया, सब एकदम सेट है। लेकिन अचानक सरकार की कोई नई शिक्षा नीति आ जाती है या फिर AI जैसी कोई नई तकनीक आ जाती है। दुनिया तो बदल गई, लेकिन संस्था अपनी पुरानी प्रक्रियाओं में फंसी है। हाँ, ये तो होता है। तो ऐसे में कोई भी बड़ा संगठन जो इतने कड़े नियमों से जकड़ा हो, वो बिना टूटे खुद को कैसे बदल सकता है? इसके लिए हमें चेंज मैनेजमेंट यानी बदलाव के प्रबंधन की तरफ देखना होगा। कर्ट लेविन ने इसे बहुत ही खूबसूरती से एक 3 स्टेप मॉडल में समझाया है। अच्छा? हाँ, जरा सोचिए, अगर आपके पास एक बड़ा सा बर्फ का चौकोर टुकड़ा है और आपको उसे गोल आकार में बदलना है, तो आप क्या करेंगे?
अगर हथौड़ा मारूंगी तो वो टूटकर बिखर जाएगा। बिल्कुल, जाहिर है पहले उसे पिघलाना होगा। एकदम सही। लेविन का पहला कदम यही है, अनफ्रीजिंग। संस्था के परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब है पुरानी आदतों और नियमों को पिघलाना, लोगों से बात करना, उन्हें समझाना कि बदलाव क्यों जरूरी है, ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। हाँ। इसके बाद दूसरा कदम आता है मूविंग या चेंजिंग। जब बर्फ पिघलकर पानी बन गई तो अब आप उसे गोल सांचे में डाल देते हैं। मतलब नई नीतियां लागू करने का समय। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, रीफ्रीजिंग, यानी पानी को नए सांचे में वापस जमा देना। हाँ, और ये कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसे फिर से नहीं जमाया तो पानी बिखर जाएगा। संस्थाओं में इसका मतलब है जो नया बदलाव आपने लागू किया है उसे स्थिर करना, उसे संस्था की डीएनए में शामिल कर देना, ताकि लोग वापस अपनी पुरानी आदतों में न लौट जाएं। बिल्कुल। और देखिए, भविष्य की तैयारी के लिए जापानी मॉडल भी बहुत कारगर हैं, जैसे जस्ट इन टाइम, जिसका दर्शन है कि बर्बादी को कम से कम रखा जाए। और दूसरा बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है पोकायोके। जापानी भाषा में इसका मतलब होता है अनजाने में होने वाली गलतियों को रोकना, मिस्टेक प्रूफिंग। हाँ। पोकायोके कारखाने में तो समझ आता है कि मशीन का प्लग ऐसा बना दिया कि वो उल्टा लग ही नहीं सकता, लेकिन शिक्षा में पोकायोके का क्या काम? शिक्षा में इसका मतलब है प्रक्रियाओं को ऐसे डिजाइन करना कि मानवीय चूक से भी कोई बड़ा नुकसान ना हो। अच्छा, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। बिल्कुल। जब छात्र फॉर्म भरते हैं तो सिस्टम तब तक सबमिट ही नहीं होता जब तक सारे जरूरी कॉलम न भर दिए जाएं। हाँ, ये तो रोज होता है। या फिर कॉपियों के मूल्यांकन में डबल ब्लाइंड कोडिंग का इस्तेमाल करना ताकि पक्षपात ना हो। ये गलती होने के बाद सुधारने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि गलती जन्म ही ना ले। क्या बात है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोए ना, तो हम साफ देख सकते हैं कि पोस्टकॉप का ढांचा, मेयो के मानवीय संबंध, हर्सी और ब्लैंचार्ड का लीडरशिप मॉडल, गुणवत्ता के लिए सिक्स सिग्मा और कर्ट लेविन का बदलाव का मॉडल, ये सब आपस में जुड़े हैं। हाँ, ये अलग अलग विषय नहीं है, ये एक ही जीवंत इकोसिस्टम के अलग अलग अंग हैं। और ये थ्योरीज सिर्फ परीक्षा के पन्नों तक सीमित नहीं है, यही तय करती हैं कि कौन सा संस्थान सदियों तक खड़ा रहेगा और कौन सा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, जाने से पहले एक सवाल जो लगातार मेरे जहन में आ रहा है। बताइए। देखिए, हर्सी और ब्लैंचार्ड कहते हैं कि एक लीडर को अपने अनुयायियों की परिपक्वता के साथ बदलना चाहिए, और कर्ट लेविन कहते हैं कि संस्थाओं को बदलने के लिए पहले उन्हें अनफ्रीज यानी पिघलाना पड़ता है। हाँ। लेकिन आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहां इंटरनेट और एआई की वजह से छात्र और कर्मचारी किसी बड़े संस्थान के अनफ्रीज होने की गति से कहीं ज्यादा तेजी से परिपक्व हो रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना? नई पीढ़ी तो पलक झपकते ही बदल रही है, जबकि पुराने संस्थानों को पिघलने में ही सालों लग जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारी भारी भरकम संस्थाएं इस नई गति का सामना कर पाएंगी, या बर्फ पिघलने से पहले ही समय उन्हें पीछे छोड़ जाएगा? बहुत ही गहरा सवाल है। इस पर तो श्रोताओं को खुद ही विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये सच में सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।